हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने बात किया हुआ था कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का डिटर्मिनेशन हुआ था। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बात करती है कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट से के मार्केट लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है और से का मार्केट लॉ क्या है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अब ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है क्लासिकल थ्योरी में, ये मेजरली 3 मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। एक लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है? डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों डिपेंड करते हैं हमारे रियल वेज पे। तो ये हमारा हो गया डिमांड फॉर लेबर कर्व और ये हो गया आपका सप्लाई ऑफ लेबर कर्व। ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इकॉनमी में वेज रेट और लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट हमें मिल रहा है। अब एक बात हमें यहाँ पे ये जानना होगा कि ये जो ONF एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग आउटपुट इकॉनमी में कितना जनरेट होगा उसको देखने के लिए हमें ये बात समझना होगा। जैसे ये हो गया आपका डिमांड फॉर लेबर, ये हो गया सप्लाई ऑफ लेबर, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ई पॉइंट पे। इकॉनमी में WR रियल वेज हो गया और ON क्या हो गया? फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो जो आउटपुट होता है क्लासिकल सेंस में वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ लेबर पे। जैसे जैसे आपका लेबर की संख्या आप बढ़ाओगे, एक्स एक्सिस पे हमने लेबर को रखा हुआ है और वाई एक्सिस पे आउटपुट को रखा हुआ है। तो जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाते जाओगे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा। तो अब ये सवाल उठता है कि ये आउटपुट कहाँ तक बढ़ेगा। तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये एन पॉइंट हमें मिला हुआ है फुल एम्प्लॉयमेंट का, वहीं से हम एक डायग्राम नीचे की तरफ खींचेंगे जहाँ पे ये इस डायग्राम को इंटरसेक्ट करेगा, वही आपका इकोनॉमी में आउटपुट लेवल हो जाएगा। तो ये आपका OI आउटपुट लेवल हो गया। तो ये तो थी क्लासिकल थ्योरी में आउटपुट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस थियरी के क्या क्या क्रिटिसिज्म रहे। तो इसके क्रिटिसिज्म के अंतर्गत किन्स ने बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल थियरी को क्रिटिसाइज किया है। जॉन मेनार्ड किन्स ने क्लासिकल थियरी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। हम ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं इन पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे कि कैसे क्लासिकल थियरी को क्रिटिसाइज किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट का, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दूसरा पॉइंट है आपका रेफुटेशन ऑफ सेज लॉ। थर्ड है सेल्फ एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल। फोर्थ है इक्वलिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू इनकम चेंजेज। फिफ्थ है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। सिक्स्थ है आपका रिजेक्शन ऑफ क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। सेवेंथ है मनी नॉट न्यूट्रल। एट्थ है आपका रेफुटेशन ऑफ वेज कट। नाइन्थ आपका है स्टेट इंटरवेंशन इज एसेंशियल। टेंथ है आपका लॉन्ग रन एनालिसिस इज अनरियलिस्टिक। तो हम लोग एक एक करके बाकी बातें देखते हैं। तो पहला क्रिटिसिज्म का पॉइंट हम रखते हैं, हेडिंग रखते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जैसा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने माना है कि इकोनॉमी में जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो एक नॉर्मल सिचुएशन है और अंडर एम्प्लॉयमेंट या लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसके अंतर्गत जो ये देखने को मिला है, हमेशा मिलता है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं होता है, वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन होता है। हमेशा इकोनॉमी में लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट होता है।
तो जो कैपिटल इकोनॉमी है वो से के मार्केट लॉ के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करती है। इसमें क्या होता है, जो सप्लाई होती है वो ज़्यादा हो जाती है डिमांड से, जिसके कारण ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। इस ओवर प्रोडक्शन के कारण आपका प्राइस क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। जब सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाती है। जब प्राइस कम होगी तो प्रॉफिट कम होने लगेगा, और प्रॉफिट कम होने से आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने प्रोडक्शन को कम करने लगेगा। जब प्रोडक्शन को कम करने लगेगा तो जो प्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे होते हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, उनको कम करेगा, यानी लेबर की संख्या कम होगी, और इस तरीके से हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट आपका कम हो जाएगा इकॉनमी में। तो ये कहना कि इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल सिचुएशन है, ये गलत बात है। करंट वेज पे आप देखेंगे क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग, क्लासिकल व्यू ने कहा था कि जितने भी लेबर काम करना चाहते हैं उन्हें वो काम मिल जाएगा, दे फाइंड वर्क। लेकिन रियलिटी क्या होती है, जितना वेज रेट होता है उससे कम वेज रेट पर भी लोगों को काम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला बात। दूसरा हेडिंग है आपका रेफिट्यूशन ऑफ सेज मार्केट लॉ। ये क्या कहता है, से का मार्केट लॉ कहता है कि डिमांड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और किन्स इसको क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि सप्लाई अपनी डिमांड को क्रिएट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, इसको अब हम लोग देखते हैं। जैसे जब सप्लाई होती है तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन्हें फैक्टर पेमेंट मिलता है, जिससे इनकम आती है, वही क्या हो गया आपका फैक्टर इनकम हो गई। तो ये जो फैक्टर इनकम होगी वो पूरी की पूरी इनकम आपकी कंज्यूम नहीं होगी, इसका एक पार्ट सेव कर लिया जाएगा, और ये जो सेविंग होगी इकॉनमी में वो इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होगी, वो इन्वेस्टमेंट से कम हो सकती है। जब ऐसा नहीं होगा तो इकॉनमी में क्या होगा, जब सेविंग ज़्यादा हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल हो जाएगा। जब आपकी सेविंग क्या हो गई, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि जो सेव करने वाला जो ग्रुप होता है वो अलग होता है, और इन्वेस्टमेंट करने वाला जो ग्रुप होता है वो अलग होता है। इसलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं होगी। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं होगी तो जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें डिफिशियंसी आ जाएगी। डिफिशियंसी इन एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। इकॉनमी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। ओवर प्रोडक्शन होने पे क्या होगा, आपका सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम, यानी प्राइस कम हो जाएगी। जब प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो जो प्रोड्यूसर रहेगा वो अपना प्रोडक्शन कम करने लगेगा, आउटपुट को रिड्यूस कर देगा। जब आउटपुट रिड्यूस होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने लोगों को उसने काम पे रखा हुआ था उन्हें वो काम से निकालने लगेगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं थर्ड का, सेल्फ एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल। क्लासिकल थियरी कहती है कि इकॉनमी लेजेस फेयर पॉलिसी पे काम कर रही है, यानी कि अगर इकॉनमी में कोई भी इंटरवेंशन ना किया जाए तो मार्केट फोर्सेस इस तरीके से कार्य करेंगे कि इकॉनमी अपने आप ही इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। तो लेकिन कीन्स का कहना है कि ये लेजेस फेयर पॉलिसी काम नहीं करती है, ऐसा नहीं है। अगर आप इकॉनमी को देखें तो इकॉनमी में दो क्लास होता है, एक रिच क्लास और एक जनरली
पुअर क्लास होता है। इकोनॉमी में दो क्लास होता है, एक रिच क्लास, दूसरा पुअर क्लास। जो रिच क्लास होगा उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि वो अपने इनकम का, जब इनकम बढ़ती है तो उस इनकम बढ़ने पर वो कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे 1 रुपया इनकम बढ़ रही है तो इस 1 रुपये इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन में क्या चेंज हुआ। तो जो रिच क्लास की एमपीसी है वो कम होती है, यानी अगर इनकी इनकम बढ़ेगी तो ये लोग कंजम्पशन पे कम एक्सपेंडिचर करते हैं। जबकि जो पुअर क्लास होता है उसकी एमपीसी ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी इनकम उस अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ पाती है। तो हमने देखा कि इकॉनमी में जो रिच क्लास है और जो पुअर क्लास है, इन दोनों की एमपीसी अलग अलग है, जिसके कारण से एक वर्ग की आप देखेंगे कि सभी आवश्यकताएं पूरी रहती हैं अमीरों की, और गरीबों की सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है। इसके कारण से डिमांड में डिफिशियंसी हो जाती है। जब डिमांड में डिफिशियंसी होगी तो ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, पॉसिबल हो जाता है। जिसका एग्जाम्पल हमने 1929 में देखा था कि ग्रेट डिप्रेशन वर्ल्ड में आ गया था। मार्केट फोर्सेस को आप ऐसे ही छोड़ा गया था सेल्फ एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन वो सेल्फ एडजस्टमेंट नहीं हो पाया था और बहुत बड़ी एक विश्वव्यापी मंदी आ गई थी, ग्रेट डिप्रेशन हो गया था इकोनॉमी में। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू इनकम चेंजेस। अब ये क्या कहता है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था जो प्रोडक्ट मार्केट है उसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो चीजें होती हैं, और ये जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा जुड़ी होती है। यानी जब सेविंग ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। इनका कहना था कि सेविंग इज फंक्शन ऑफ आई रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इज आल्सो फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इक्विलिब्रियम में सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाते थे, बराबर हो जाते थे। लेकिन कीन्स का कहना है कि प्रोडक्ट मार्केट में सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से न जुड़ के अलग अलग फैक्टर से जुड़े होते हैं। उनका कहना था कि सेविंग जो है वो इनकम लेवल पे डिपेंड करती है, न कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग भी ज़्यादा होगा, और जब आपकी इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम होगा। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट दो बातों पर डिपेंड करता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के बारे में हमें आगे पढ़ना है डिटेल में। अभी ये जान जाइए कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस एक्सपेक्टेशन। यानी कोई इन्वेस्टर तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसे ये एक्सपेक्टेशन मिले कि उसका प्रॉफिट बढ़ेगा फ्यूचर में, जो वो बिजनेस कर रहा है उसका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर उसको ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना भी कम दे दो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो यही कीन्स का कहना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम रहे लेकिन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बहुत कम रहे, यानी उसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं मिल पा रहा है कि उसका बिजनेस ग्रो करेगा, तो क्या हो जाएगा, सेविंग ज़्यादा हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, जिसके कारण से ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इकोनॉमी में आएगी। फिफ्थ है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे
उन्होंने कहा जो डिमांड फॉर मनी है वो केवल दो बातों पे डिपेंड करती है, एक ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और दूसरा प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी मतलब जब हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसी लिए डिमांड कर रहे हैं मनी की, और दूसरा प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। इसका मतलब होता है कि हम लोग मनी की डिमांड इसलिए भी कर रहे हैं कि कुछ अनफोर्सिन इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कोई बीमार पड़ गया, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन कीन्स का कहना है कि जो डिमांड फॉर मनी है वो केवल ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी पे न डिपेंड करके वो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी पर भी डिपेंड करती है। ये दोनों आपका ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी ये लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करते थे, लेकिन जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के बारे में हम लोग अगले चैप्टर कीन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत देखेंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, लोग स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जब आर की वैल्यू मिनिमम होती है, एक पॉइंट ये बताया कि अगर आर मिनिमम है उस समय क्या होता है, जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होती है ये कर्व आपका परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है, जिसे लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन कहते हैं। और इस लिक्विडिटी ट्रैप के सिचुएशन को क्लासिकल इकोनॉमिक्स मतलब सॉल्व करने में या एक्सप्लेन करने में इसको फेल कर गए थे। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्थ है रिजेक्शन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्लासिकल थ्योरी कहती है कि जो क्लासिकल थ्योरी जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अप्रोच को मानती थी, जिसमें ये कहा गया था कि जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी तो इकोनॉमी में प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाएगा। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में एक इक्वेशन दिया रहता था, MV इज इक्वल टू PT। तो ये कहता था कि जब भी आप मनी सप्लाई या क्वांटिटी ऑफ मनी को बढ़ाएंगे, ठीक उसी प्रोपोर्शन में आपका प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। और जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है वो अनअफेक्टेड रहेगा। यानी जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाया जाएगा उससे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कीन्स इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं, वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी, कीन्स का कहना है पहली बात कि जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी, तो ये पूरा का पूरा जो पैसा इंक्रीज हुआ है तो वो सारा का सारा पैसा खर्च नहीं होगा इकोनॉमी में, उसका कुछ पार्ट लोग सेव कर लेंगे और सेव करके उसे बैंक में भी रख सकते हैं। तो ये कह देना कि मनी सप्लाई बढ़ने पे प्राइस लेवल बढ़ जाएगी, ये गलत है। और दूसरी बात, मनी सप्लाई जब बढ़ेगी तो आउटपुट, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट ये तीनों भी बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इकोनॉमी में आइडल रिसोर्सेस हों, रिसोर्सेज जो है अनयूटिलाइज हो, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं हुआ हो। तो जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी तो उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा, जिससे प्राइस लेवल आपका अफेक्ट होगा, जिससे कि आपका प्राइस लेवल नहीं बढ़ सकता है। प्राइस लेवल मे बी मतलब जब आपका आइडल रिसोर्सेस होगा तो सप्लाई जनरेट हो जाएगी, केवल प्राइसेस ही नहीं बढ़ेंगी।
7th पॉइंट की बात करते हैं, मनी नॉट न्यूट्रल। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था जो प्रोडक्ट मार्केट है और जो मनी मार्केट है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन कीन्स का कहना है कि प्रोडक्ट मार्केट और मनी मार्केट क्या है, रिलेटेड है। जब आप मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो फैक्टर कॉस्ट, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। जो फैक्टर को पेमेंट किया जाता है, वेज, इंटरेस्ट रेट, वो भी बढ़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका प्राइसेस बढ़ जाएंगे इकॉनमी में, यानी जनरल प्राइस लेवल इकॉनमी में बढ़ जाएगा। तो आपने देखा कि जो प्रोडक्ट मार्केट है और मनी मार्केट है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। जबकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था कि मनी केवल न्यूट्रल है, इससे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कीन्स ने कहा कि इससे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है। पीगू ने, हमने देखा था कि वेज कट का सपोर्ट किया था कि जब इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो वेज में कमी कर देनी चाहिए। वेज में कमी कर देने पे क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेबर फोर्स को की डिमांड बढ़ जाएगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो क्लासिकल व्यू क्या था कि वेज कम करेंगे, कॉस्ट कम होगी, प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ये तो क्लासिकल व्यू था। लेकिन कीन्स का कहना है कि वेजेज आर रिजिड। वेज क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। एक बार अगर जो वेज रेट फिक्स हो जाता है तो आप उसमें कमी नहीं कर सकते हैं। जबकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या माना था, वेजेज आर फ्लेक्सिबल, वेजेज में हम कमी कर सकते हैं। लेकिन कीन्स का कहना है कि वेजेज रिजिड होते हैं। क्यों रिजिड होते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो वर्कर्स रहते हैं उनका एक ट्रेड यूनियन काम करता है। जब भी आप वेज को कम करने जाएंगे, ये लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको ऐसा करने से रोकेंगे। जैसे किसी कंपनी में वेज की कटौती हुई तो वहाँ का जो ट्रेड यूनियन है वो स्ट्राइक कर सकता है, हड़ताल कर सकता है कि हम लोग काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये एक सोशल जस्टिस भी नहीं हो पाएगा, इससे सोशल अनजस्टिस होता है। अगर आप वेज कम कर रहे हो तो ये लेबरों के साथ अन्याय है। और कीन्स ने यह भी कहा है कि जब आप वेज कम करोगे तो इनकम भी कम हो जाती है। इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होने से आउटपुट कम हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, एक पॉइंट है, नो डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन मनी एंड रियल वेजेस। क्लासिकल इकोनॉमिस्टों का कहना था कि जो रियल वेज है और जो मनी वेज है, रियल वेज मतलब जैसे डब्ल्यू रियल वेज हो गया आपका, और जो मनी वेज, सॉरी ये आपका मनी वेज है, और जो डब्ल्यू बाई पी है वो क्या है, रियल वेज है। रियल वेज और मनी वेज डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली और प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड है। ये कहता है कि जब आप वेज रेट बढ़ाओगे तो आपका डब्ल्यू बाई पी रियल वेज भी बढ़ जाता है, या मनी वेज जब आप कम करोगे तो रियल वेज भी कम हो जाता है। लेकिन कीन्स का कहना है कि रियल वेज और मनी वेज इनवर्सली रिलेटेड है। जब आप वेज रेट में कमी करोगे तो आप अगर मनी वेज रेट में कमी करोगे, वेज रेट में कमी करोगे तो इससे जो डब्ल्यू बाई पी है, वो डब्ल्यू बाई पी क्या है आपका, मनी वेज है, वो इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों होता है,
एक मिनट, जब आप वेज रेट में कमी करोगे तो W/P बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप वेज को कम करोगे तो ये जो W है वो भी कम होगा, साथ ही साथ प्राइस भी कम हो जाता है, और जो प्राइस कम होता है वो वेज की तुलना में ज़्यादा तेजी से कम होता है। इसलिए ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है P है वो ज़्यादा तेजी से कम हो रही है, इसलिए आपका जब वेज कम होगा तो W/P भी ज़्यादा कम हो जाएगा। और इससे जो आपने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। कीन्स ने इससे बेहतर सोल्यूशन बताए थे कि जो आप वेज कट करोगे ये बहुत ही प्रैक्टिकल व्यू नहीं है। जैसा कि हमने देखा स्ट्राइक हो जा रहा है, सोशल अनजस्टिस है, तो इसके लिए उन्होंने फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस की बात की, मॉनेटरी पॉलिसी में भी चेंजेस की बात की। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कर देना चाहिए, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ा देना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ प्रोडक्टिव कार्य करने चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट आसानी से बढ़ जाए, न कि वेज कट किया जाए। वेज कट करने से समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कीन्स का कहना है कि स्टेट का इंटरवेंशन जरूरी है। जब भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कमी होती है ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कमी होने से जो एग्रीगेट डिमांड है आपकी वो कम हो जाती है और ओवर प्रोडक्शन होता है। तो इस ओवर प्रोडक्शन की समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाना होगा, और इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है आपका लॉन्ग रन एनालिसिस अनरियलिस्टिक। जो लॉन्ग रन की एनालिसिस है वो अनरियलिस्टिक है। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रहते हैं वो बात करते हैं कि हमें इकोनॉमी को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, लॉन्ग रन में सब कुछ सही हो जाएगा, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अप्लाई करनी चाहिए। अगर कोई भी डिसइक्विलिब्रियम इकोनॉमी में है तो हमें केवल वेट एंड वॉच करना चाहिए, वो इक्विलिब्रियम अपने आप इकोनॉमी में आ जाएगा। कीन्स ने कहा कि लॉन्ग रन, भाई कितना लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में हम लोग तो सब मर जाते हैं, इसलिए लॉन्ग रन की एनालिसिस अनरियलिस्टिक है। हमें जो भी थियरी देनी चाहिए वो शॉर्ट रन के लिए देनी चाहिए। तो ये था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का क्रिटिसिज्म। जब आप कीन्स की थियरी को पढ़ लेंगे उसके बाद दोबारा आप इसको क्रिटिसाइज करेंगे तो ज़्यादा आसानी से आप इसको कर पाएंगे। थैंक यू।